हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखे, लेट्स रिकैप एंड देन विल गो अहेड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस कीप लॉट्स ऑफ लव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि हमारी इंडिया जो थी एक टाइम पे इतना इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। उसके पीछे का इकोनॉमिक क्राइसिस में होने की वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो गवर्नमेंट की इनकम थी, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द इनकम कम थी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन लाया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न ये था कि जब जो स्टेट होगा वो क्या होगा, वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा, कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करेगा और सुपरवाइज़र का रोल प्ले करेगी, ना कि वो एक स्टेट को कंट्रोल या रेगुलेट करेगा। ठीक है, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स इसकी क्या क्या थी। पहले जो ऑब्जेक्टिव कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल तक जानी चाहिए। फिर दूसरा, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है उसको कम करना चाहिए। फिर तीसरा, करेक्ट करना है डिसइक्विलिब्रियम को, जो डिसइक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे करेक्ट करना। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सफिशिएंट करना एंड जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसे स्टेबल करना और रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट एज वेल। और नेक्स्ट ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन को भी एक्सपांड करना एंड देन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलेगा, इन दैट केस गवर्नमेंट की इनकम जो होगी वो बढ़ेगी। फिर इसके हमने फीचर्स देखे। सबसे पहला फीचर ये था डी लाइसेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है अबॉलिश द लाइसेंस। डी लाइसेंसिंग लाने का एक मोटिव ये था कि पहले जो थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे लाएंगे जहाँ पर लाइसेंस लगेगा, रादर देन दैट वो पर्सन बिना लाइसेंस के भी काम कर सकता है। तो ऐसे 4 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पर लाइसेंस जो था वो मैंडेटरी किया। पहला, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, hazardous केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड सिगारेट्स। ओके, देन मोनोपोली को अबॉलिश किया और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस जिसका नाम था MRTP एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा स्मॉल सेक्टर को इनकरेजमेंट देना, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब इनिशियल पॉइंट पे आया था तो उसका जो परसेंटेज था वो 51% था, फिर वो 74% इंक्रीज़ हुआ और राइट नाउ वो 100% है। ठीक है, फॉर रिड्यूस द पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमी में वो कम करना और प्राइवेट सेक्टर का इंक्रीज़ करना वॉज द फीचर। देन ट्रेड लिबरलाइजेशन को इंक्रीज़ करना, इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करना, फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करना। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991। अब आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। पहला इंट्रोड्यूस हुआ लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको डीप में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या है? लिबरलाइजेशन रिफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम को देखा गया कि वर्ल्ड वाइड आप जहाँ पे भी ट्रेड करना चाहो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खाली लिबरलाइजेशन होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम सेपरेट पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छा हो। तो लिबरलाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि आप अगर किसी भी देश से किसी भी अलग देश में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आपके पास फ्री इकोनॉमिक डिसीजन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। सो इट मीन्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ओनर of factor of production are free to take decision
टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा और प्रमोट भी करेगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन सजेस्ट दैट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल being of the people. So the economic policy which leads to reduction, if not removal, of barrier in the working of market mechanism and free competition is called as economic liberalization. अगर मैं एकदम सिंपल से वर्ड में बताऊँ आपको, तो जो भी बैरियर्स आ रहे हैं अगर वो ख़त्म नहीं किया जा सकते तो एटलीस्ट उसे कम किया जाए और मार्केट में फ्री कंपटीशन लाया जाए ताकि लोग क्या कर सकें, compete कर सकें और हेल्दी कंपटीशन करके. तो आज हम लोग मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन देखेंगे. तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए गए फॉर अ लिबरलाइजेशन. सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. तो अगर कोई कंट्री किसी कंट्री से या किसी कमर्शियल थिंग से लोन लेती है तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. लाइक अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन कमर्शियल बैंक हैव टू फ्रीडम द determine the rate of interest depending upon the market force of demand and supply. तो जो भी कमर्शियल बैंक होगा उसके पास ये डिसीजन होगा कि वो क्या कर सकता है, वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है. नंबर 2 इज़ फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि उसे ये भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने जो इंडस्ट्री है उसे एक्सपांड कर सके, उसे बढ़ा सके. सो in the new era the industry free to diverse their production capacity, reduce the cost of production, and earlier government used to fix the maximum limit of production capacity. यानी कि जो पहले का टाइम था वहाँ पर गवर्नमेंट जो होती थी वो क्या करती थी, एक लिमिट बनाती थी कि आप इतना ही गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो. बट राइट नाउ हर जो इंडस्ट्री सेक्टर है उनके पास ये पूरा डिसीजन है कि वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं. ये किसके हेल्प से हुआ, ये लिबरलाइजेशन की हेल्प से हुआ. देन नेक्स्ट, no industry could produce beyond that limit, so now industry are free to decide their own production limit on the basis of market requirement. आज के टाइम में जो इंडस्ट्री वाले हैं वो क्या करेंगे, वो पहले देखेंगे कि मार्केट का किस तरीके से डिमांड है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. तीसरा आता है एबॉलिशन ऑफ मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. सबसे पहला काम तो ये किया कि जो मोनोपोली थी मार्केट में उसको ख़त्म किया, यानी कि रिड्यूस पूरी तरह से ख़त्म किया. और जो MRTP एक्ट था उससे भी क्या किया, रिड्यूस किया या फिर कम किया या ख़त्म किया. अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट 1969 ऑल दोज कंपनी हैविंग असेट ऑफ 100 crores more were classified as MRTP firm, so were subject to be several restriction. Now these firms have freedom to take their own decision in terms of investment. नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स इन फेरा. फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. पहले ये क्या करती थी, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड चीज़ें मेंटेन करती थी, पर इसे रिप्लेस किया गया फेमा से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. सो दिस कुड बी इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड. इसने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज open to domestic as well as foreign investor. They could invest in rail, road and power project. ये terms of क्या था, investment in infrastructure. नेक्स्ट वन इज एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी. यानी कि यहाँ पर कैसा है, लिबरलाइजेशन हैज़ अलाउड द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव. इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर आप हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बचता है. जैसे अगर एक
किसी भी फर्नीचर को बनाने के लिए 2 से 4 वर्कर लग रहे हैं, अगर आपके लग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर आपके पास एक हाई टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वो 4 मैन पावर से 2 मैन पावर कट हो जाएगा, या फिर 1 मैन पावर और 1 मशीन लगेगी, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बचा। नेक्स्ट वन इज सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी वॉज स्टैब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1992। ये सेबी जो है यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 को इस्टेब्लिश हुई, एंड दिस स्टेप वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी, प्रमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। इसका मेन एम ये था कि जो इन्वेस्टर्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनके जो डेवलपमेंट है उनको भी प्रमोट करना, और जो भी मार्केट में सिक्योरिटीज़ हैं उनको रेगुलेट करना इज़ द मेन मोटिव ऑफ सेबी। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, या फिर हम ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड अप करते हैं, एंड यस मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में।